एसएचओ का मतलब होता है कि किसी पुलिस थाने का बाहर साधक मुख्य अधिकारी। और एसएचओ के कंधे पर कितने स्टार हो सकते हैं? तो जनरली मैं बताता हूं आपको कि 3 स्टार, यानी कि जिस पुलिस ऑफिसर के कंधे पे 3 स्टार लगे हुए हैं वह भी, और जिस व्यक्ति के कंधे पे 2 स्टार लगे हुए वह भी किसी थाने का एसएचओ बाहर साधक अधिकारी हो सकता है। जनरली छोटे गांवों या तहसील लेवल के ऊपर 2 स्टार ऑफिसर यदि मुख्य है तो वह जो होगा वह उस थाने का एसएचओ कहा जाएगा, थाना प्रभारी कहा जाएगा, जिसे कि थानेदार कहा जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में जहां पर बड़ा क्षेत्र है, उस थाने के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्र आता है या शहरी क्षेत्र है, वहां पर किसी 3 स्टार पुलिस ऑफिसर को भी एसएचओ के रूप में अपॉइंट किया जाता है और वहां पर थाना प्रभारी अधिकारी जो है मुख्य रूप से वह 3 स्टार, जिसे कि सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता है, वह कहलाएगा। तो 3 स्टार ऑफिसर सर्कल इंस्पेक्टर होता है और जो 2 स्टार ऑफिसर होता है उसे उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर। हमारे फेसबुक फॉलोअर महेंद्र जी सैनी पूछते हैं कि सर शादी को 12 साल हो चुके हैं, क्या पत्नी दहेज का मुकदमा अभी भी कर सकती है? देखिए, आपने अपने सवाल में पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया कि शादी को भले ही 12 साल हो चुके हैं, क्या अभी आप साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। यदि आप साथ में रह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दहेज का मुकदमा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी 2 साल बाद करे, 5 साल बाद करे या 25 साल बाद करे। यदि आप साथ में रह रहे हैं और यदि उसको लगता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है या नहीं हुई है, वहां आपके खिलाफ, आपके परिवारजन के खिलाफ, यानी कि अपने ससुराल और अपने पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा कभी भी दर्ज करा सकती है। यह बात अलग है कि लंबे समय से, यदि आप 12 साल से अलग अलग है, ऐसी अवस्था में यदि वह आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवाती है, दर्ज तो हो जाएगा लेकिन वह चल नहीं पाएगा। मनीष जी त्रिपाठी कहते हैं कि सर मेरे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया और 3,45,000 रुपए का किसी ने फ्रॉड कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए? जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके क्रेडिट कार्ड या एटीएम, डेबिट कार्ड इत्यादि से किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और संबंधित बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। कई मामलों में ऐसा हुआ है जहां उपभोक्ता की गलती नहीं है और वहां पर बैंक के सिस्टम की कमी से, बैंक की खामी से अगर कोई राशि डेबिट हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो न्यायालय में जब मामले गए तो कोर्ट ने बैंक को भी आदेश दिया हुआ है कि वह उपभोक्ता का पैसा रिफंड करे। यहां बात देखने की है कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप बैंक से भी अपना पैसा रिकवर वापस पा सकते हैं। एफआईआर तो आपको दर्ज करानी चाहिए। नाथ जी कहते हैं कि सर मैंने किसी कंपनी को कोई चेक नहीं दिया, उसके बावजूद मुझे कंपनी वालों के फोन आते हैं और कहते हैं कि आपका चेक बाउंस हो गया और गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, आजकल इस तरह के फ्रॉड काफी बढ़ गए। काफी लोग स्पैम कॉल करते हैं, बेवजह लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं और उनके ऊपर इस कोर्ट में, उस कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, इस तरह आपको डराया धमकाया जाता है। यदि आपने चेक दिया है तो आपका चेक बाउंस होगा, आपके घर पे लीगल नोटिस आएगा, कोर्ट का आपको समन आएगा, पुलिस की तरफ से अवेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट का प्रोसेस होगा। लेकिन जब आपने कोई चेक दिया ही नहीं है तो इस प्रकार के स्पैम कॉल को नकारें, इग्नोर करें और सामने वाले को कहे आपको जो करना है कानूनी कार्रवाई करें, मैं लीड करूंगा। इसके बावजूद यदि कोई परेशान करता है तो विकल्प एक ही है कि उनके फोनों को ब्लॉक करें और करना चाहे तो उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट आप दे सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, ईसीएस या एनएससीएच क्या होता है? आज की तारीख में हम हमारे जीवन में कई प्रकार के लोन लेते हैं, किस्तों का भुगतान करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के रूप में या हम यूटिलिटी प्रोडक्ट लोन लेते हैं, कार, फ्रिज, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन। तो हमें जाकर कंपनी में किस्तें जमा नहीं करानी पड़े। इसके लिए हम और कंपनी एक विकल्प चुनते हैं कि हर महीने की एक निश्चित तारीख को हमारी किस्त राशि हमारे खाते से ऑटोमेटिक कटेगी और सामने वाले बैंक या कंपनी में क्रेडिट हो जाएगी। और इसके लिए एक मैंडेट फॉर्म हम सिग्नेचर करके देते हैं और ये जो राशि कटती है इसे ईसीएस या एनएससीएच कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हमारी राशि कट गई और उनके खाते में चली गई। अब यहां लोन का मैटर है और किस्त नहीं कटी और बाउंस हो गई तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है।
राम जी कहते हैं कि सर मेरे सिविल स्कोर में मुझे 2 लोन का गारंटर बताया हुआ है और मैं उन लोगों को जानता ही नहीं हूं, मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को आप जानते ही नहीं है उनके लोन में आपको गारंटर बनाया है, यानी कि आपके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है, आपके साथ धोखाधड़ी की गई है। तो ऐसी अवस्था में आपको उस बैंक से संपर्क करना चाहिए जिस बैंक ने आपको लोन में गारंटर बनाया है। आप वहां से डिटेल मांगिए कि किन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको गारंटर घोषित कर दिया गया है, और इस अवस्था में यदि उनको डिटेल प्रोवाइड की जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कि आपको गारंटर बनाया और उन बैंकों के खिलाफ जिन्होंने कि ये कृत्य किया है, आप उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 464, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आईटी एक्ट भी लगेगा। मामला गंभीर है, लापरवाही बिल्कुल न करें, नहीं तो भविष्य में। भूमिका जी शर्मा पूछते हैं कि सर क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे को चेक भेज सकता है और दूसरा उस व्यक्ति का चेक बाउंस करा के उस पर कार्रवाई कर सकता है? जी हाँ, आपने अगर किसी व्यक्ति को चेक दिया है, आपका उससे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसने खुद चेक बाउंस नहीं करा के आपकी डिटेल उस व्यक्ति को दे दी और अपना चेक दे दिया, उस व्यक्ति ने आपका चेक बाउंस करा दिया, आपको लीगल नोटिस दे दिया। ऐसी अवस्था में जब आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, आपके उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और न ही कोई पुरानी जान पहचान है, तो ऐसे मामलों में आप उस व्यक्ति के लीगल नोटिस का रिप्लाई दें और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे किसी और के बेस पे। और यदि यहां पर चेकों की खरीद फरोख्त हो रही है तो यह कानूनी अपराध है, धोखाधड़ी है, जिसके खिलाफ। हमारे फेसबुक फॉलोअर बलविंद्र सिंह जी पूछते हैं कि सर चेक बाउंस का केस है और अगर दोषी साबित हो गए तो क्या सजा होगी? देखिए, आपके ऊपर चेक बाउंस का केस है, ट्रायल चलती है और उस ट्रायल में यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके जो चेक राशि है, चेक राशि से दुगुनी तक की राशि और 2 वर्ष तक का कारावास दिए जाने का प्रावधान है। और इस मामले में जो मजिस्ट्रेट है उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वह दुगुनी राशि तक के मामले में वो कहां तक की राशि आप पर इंपोज करते हैं और कितने समय का कारावास आपको दिया जा सकता है। लेकिन मुद्दे की बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि चेक बाउंस मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक का कारावास और चेक की दुगुनी राशि तक का ऑर्डर किया जा सकता है। समाज से बहिष्कृत करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा पूर्वक और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति आपको समाज से बहिष्कृत करता है तो ऐसी अवस्था में आप पुलिस थाने के अंदर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कि आपको समाज से बहिष्कृत किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपके संवैधानिक अधिकारों का, आपके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है, जिसमें कि आप हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट याचिका प्रस्तुत करके भी अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। नीरज जी मिश्रा कहते हैं कि सर हमने एक लोन लिया था, लोन पूरा चुका दिया, उसके बाद भी 2020 से ईसीएस चल रहा है और ईसीएस बाउंस हो रहा है, क्या हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो आपको यह चाहिए कि आपका लोन पूरा हो गया है तो आप बैंक से एनओसी लाए और अपनी बैंक को आप लेटर दे के आपका ईसीएस बंद करें। और ईसीएस बाउंस हो रहा है तो इस मैटर में उस कंपनी की भी गलती है जहां से आपका लोन क्लियर हुआ और उसने ईसीएस स्टॉप की रिक्वेस्ट नहीं डाली है। आप उस बैंक के खिलाफ जहां से आपने लोन लिया है आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एनओसी है, आपने लोन चुका दिया है, तो आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन आप उस कंपनी या बैंक के खिलाफ जरूर कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी राशि की जो गलत रूप से श्याम सुंदर जी खांडल पूछते हैं कि सर आपसी सहमति से तलाक हुआ, क्या महिला को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? प्रत्येक राज्य के जो अपने सर्विस बुक रूल है उनके अकॉर्डिंग यह बात देखी जाती है और वैसे भी डाइवोर्सी महिला के लिए लगभग प्रत्येक स्टेट के अंदर रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। आप आपसी सहमति से तलाक हो या फिर सेक्शन 13A के अंदर डाइवोर्स हुआ है,
डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट हुई है तो उसका लाभ रिजर्वेशन कैटेगरी में, रिजर्वेशन बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। हमारे फेसबुक फॉलोअर हुक्म सिंह जी लिखते हैं, सर स्टाम्प की लिखा पढ़ी कितने समय तक मान्य रहती है? तो देखिए, यदि आपने किसी से लेन देन, कोई भी इकरार, कोई भी एग्रीमेंट कर रखा है, यदि उस एग्रीमेंट, लिखा पढ़ी, इकरार के अंदर आपने टाइम बाउंडेशन यदि डाल रखा है तो ठीक है, पर यदि कोई भी टाइम आपने उस स्टाम्प एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है तो ऐसी अवस्था के अंदर आपका वो नोटराइज स्टाम्प जो कि आपने तैयार किया हुआ है, वह तैयार करने की तारीख से, निष्पादन किए जाने की तारीख से केवल और केवल 3 साल वैलिड रहेगा। उस संदर्भ में कोई विवाद, दावा या कुछ भी चीज आप संस्थित करना चाहते हो कोर्ट में तो वह केवल 3 साल ही वैलिड रहेगा। यह मुख्य बात है। चेक बाउंस के मामले में क्या नोटिस का जवाब देना चाहिए? जी हां, चेक बाउंस होकर जब भी आपके पास नोटिस आता है तो आपको उस नोटिस को लेना है और आपकी जो प्रतिरक्षा है, आपके जो पॉइंट्स है, किस तरीके से चेक अनादरण का अपराध आपके ऊपर नहीं बनता है, एक लीगल नोटिस का आपको लीगल रिप्लाई अपने एडवोकेट के थ्रू देना ही चाहिए, ताकि जब आपके ऊपर चेक अनादरण का मुकदमा चले तो आप उसके आधार पर आप अपना डिफेंस कर पाए कि आपने जब चेक अनादरण होकर आपको नोटिस मिला तो आपने उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया था और वही आपके डिफेंस का कारण। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर गोपाल जी शर्मा पूछते हैं कि सर चेक देने वाला व्यक्ति जेल में है तो क्या उसके ऊपर चेक बाउंस का केस चल रहा है तो जेल में तामील हो जाएगी? जेल में तामील बहुत आसानी से हो जाएगी। आप केवल ये लिखेंगे कि व्यक्ति जेल में है, उसका समन या वारंट जो भी है वह तामील करा दिया जाए, बाकायदा जेलर द्वारा उसकी तामील करा दी जाएगी। लेकिन यहां पर हम आपको एक सलाह देंगे, ऐसी अवस्था में आपको तामील नहीं करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए? कुछ बातें सोशल मीडिया पर, खुले प्लेटफॉर्म पर नहीं बताई जा सकती है। आप अपने क्षेत्र के, अपने मिलने वाले एडवोकेट से मिलकर इस मैटर में डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि हमने ऐसा। हमारे फेसबुक फॉलोअर शिव कपूर जी कहते हैं, सर मैंने रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री के अंदर जो चेक पेंशन थे वो चेक बाउंस हो गए, क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी? जी नहीं, रजिस्ट्री तो हो चुकी और चेक आपके बाउंस हो गए तो ऐसी अवस्था में आपको सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देके अपनी राशि की मांग करनी होगी और अगर वो राशि नहीं लौटाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का आपको केस फाइल करना होगा, तभी आपके द्वारा की गई रजिस्ट्री कैंसिल हो पाएगी। बाकी आप यह ना सोचें कि रजिस्ट्री ऑटोमेटिक कैंसिल होगी। हमारे एक फॉलोअर सैफ खान पूछते हैं कि सर एक व्यक्ति ने लाखों रुपए का फ्रॉड किया और वह यूपी में रहता है तो क्या मैं दिल्ली में केस कर सकता हूं? देखिए, इस प्रश्न का जवाब यह है कि उस व्यक्ति ने जो फ्रॉड किया है आपके साथ वह कौन से एरिया में किया है। यदि उसने यूपी में फ्रॉड किया है तो आप यूपी में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि उसने आपके साथ ये दिल्ली में फ्रॉड किया है तो आप दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि फ्रॉड आपके साथ ऑनलाइन हुआ है और आपने दिल्ली में रहकर यदि ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की है तो आप दिल्ली में भी केस फाइल कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आपके साथ जो घटना घटी वो घटना घटने का क्षेत्र कौन सा है, उस क्षेत्र के आधार पर, उस क्षेत्र की क्षेत्राधिकार के आधार पर आप उस क्षेत्र में केस फाइल कर सकते हैं। प्रमोद जी जोशी पूछते हैं कि सर अपना वकील जब सामने वाली पार्टी से मिल जाए तो क्या हम वकील बदल सकते हैं? देखिए, जब भी आपके मन में इस तरह का आभास होता है या भ्रम पैदा होता है कि आपका वकील सामने वाली पार्टी के पक्ष में है और आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ऐसी अवस्था में यदि आप वकील चेंज करना चाहते हैं तो यह आपका अधिकार है कि आप अपना वकील चेंज कर सकते हैं। आप जनरली
अपने वकील से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे कि एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, आप अपने वकील से प्राप्त करके वह दूसरे वकील को दे सकते हैं। वह आपकी तरफ से पैरवी करते हुए अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आप जब अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगते हैं तो वकील साहब जो भी आपके हो वह सहजता से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। सर, मेरी बीवी ने मार्केट से बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है लोगों से, किसी से 5%, किसी से 10%। अब लोन वाले लोग मुझे परेशान करते हैं ब्याज के लिए, मूल लौटाने के लिए, और मैं बहुत हैरान परेशान हो गया हूं, क्या करूं? यदि इस राशि को लेने में आप सम्मिलित नहीं थे और आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो आप उन तमाम लोगों को लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि कोई राशि आपके द्वारा नहीं ली गई है, आपको बेवजह हैरान परेशान नहीं किया जाए। इसके बावजूद यदि वो लोग आपको परेशान करते हैं तो आप उन लोगों के नाम एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जहां पुलिस से आप अनुरोध करेंगे इन लोगों को पाबंद किया जाए कि वह आपको अनाधिकृत रूप से परेशान, हैरान और किसी भी रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करें। इस मामले में कार्रवाई होगी और आपको किसी पे द्वारा भी हैरान परेशान नहीं किया। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर सुरेश नागदा जी जोशी जी कहते हैं कि सर, अनसिक्योर्ड लोन में गारंटर की भूमिका क्या है? अनसिक्योर्ड लोन में ही मेन गारंटर की भूमिका है। सिक्योर्ड लोन में तो बैंक और कंपनी के पास उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है जिसको कि वह कार्रवाई करके अपनी राशि वसूल कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में चूंकि गारंटर हो आप और आपने गारंटी दी है और बैंक ने आपकी गारंटी पे लोन दिया है, यदि सामने वाला ऋण राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में बैंक या कंपनी आपसे भी रिकवरी की कार्रवाई करके आपसे राशि वसूल कर सकता है। तो अनसिक्योर्ड लोन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है गारंटर की, और ऐसे लोन में गारंटी देने से बचना चाहिए। उमाराम जी पुनिया पूछते हैं कि सर, मेरी सिविल में बैंक वालों ने किसी दूसरे व्यक्ति का डिफॉल्ट खाता जोड़ दिया जिससे मेरी सिविल खराब हो गई, क्या मैं बैंक वालों पर केस फाइल कर सकता हूं? जी हां, यदि बैंक की लापरवाही से आपकी सिविल खराब हुई है तो जाहिर सी बात है आप बैंक से हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं और बैंक पर केस भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक को लीगल नोटिस देना पड़ेगा कि वह इसका स्पष्टीकरण दे और इस चीज को त्वरित प्रभाव से सही करे और आपके सिविल को तुरंत रिपोर्ट करते हुए आपकी सिविल में आए इफेक्ट को दूर करें। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप बैंक के विरुद्ध कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप कंपनसेशन ले सकते हैं। अनिल जी चौधरी पूछते हैं कि सर, चेक बाउंस के कितने दिन के अंदर सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देना जरूरी है? देखिए, चेक बाउंस होकर जैसे आपके पास आता है तो चेक बाउंस के साथ एक स्लिप मिलती है आपको बैंक की, जो कि रिटर्न मेमो कहलाता है। उस रिटर्न मेमो पे जो चेक बाउंसिंग की डेट मेंशन की हुई है रिटर्न मेमो पर, उस डेट से 30 दिन के भीतर आपको सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देना जरूरी है। और उसको लीगल नोटिस मिल जाता है उसके 15 दिन में अंदर यदि आपको राशि नहीं लौटाई जाती है तो वो 15 दिन गुजरने के बाद और उसके 30 दिन के भीतर आपको संबंधित कोर्ट में परिवाद पेश करना, कंप्लेंट फाइल करना कंपलसरी है। अजीत जी अग्निहोत्री कहते हैं कि सर, 3,45,000 का चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है। पार्टी कह रही है कि मैंने 45,000 का चेक दिया था, इन्होंने 3 आगे लगा दिया और 3,45,000 कर दिया, जबकि शब्दों में पूरा लिखा गया था। क्या करें? देखिए, पार्टी के कहने से कुछ नहीं होगा। यदि यह विवाद उठता है तो चेक की जांच होगी और जांच में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। जब शब्दों में, अंकों में, दोनों में लिखा हुआ है तो पार्टी का कहना मात्र आपके केस पे कोई विपरीत असर नहीं डालता है और ऐसा कोई डाउट क्लियर होता है तो उसकी जांच होके ये चीज क्लियरली सामने आ जाएगी। दूसरी बात, पार्टी एक्सेप्ट कर रही है कि 3 आगे लगा दिया, इसका मतलब कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चेक पे साइन उसके हैं और उसने चेक दिया है। कुल मिलाकर आपके लिए बात पॉजिटिव है। जी रोज कमेंट करते हैं कि सर, मेरा चेक
मेरी चेकबुक खो गई जिस पे मेरे सिग्नेचर थे, मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरे चेक का मिसयूज हो सकता है? देखिए, यदि वास्तविकता में आपका किसी से लेन देन नहीं है और आपने किसी को चेकबुक नहीं दी है, साइन करके अपने चेक नहीं दिए हैं, तो इस अवस्था में आपके चेक के खोने की रिपोर्ट आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में दे सकते हैं। साथ ही यदि आपको लगता है कि आपके चेकों का दुरुपयोग किसी और के द्वारा किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक पब्लिकेशन, अखबार में छपवा सकते हैं कि मेरी चेकबुक इस नंबर से इस नंबर तक की इस बैंक की इस जगह पे खो चुकी है, जिस संदर्भ में मेरे पुलिस थाने में रिपोर्ट की हुई है। यदि ये चेकबुक किसी को प्राप्त होती है तो मेरे इस एड्रेस पर संपर्क करके मुझे आप लौटा सकते हैं। हमारे फेसबुक फॉलोअर मोहन जी लूना कहते हैं कि सर, हमारा लोन मार्च 2022 में पूरा हो गया, लोन की एनओसी मिल गई, लेकिन बैंक वाले डॉक्यूमेंट नहीं लौटा रहे और लोन लेने के लिए दबाव डाल रहे। तो देखिए, ये गलत है, बैंकिंग नियमों से परे है, भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है। ऐसे मामले में आप लीगल नोटिस दे बैंक को कि वह निश्चित समय के अंदर आपके डॉक्यूमेंट आपको लौटा दे। यदि इसके बावजूद अगर बैंक आपको डॉक्यूमेंट नहीं लौटाता है तो आप बैंकिंग लोकपाल को इसकी शिकायत कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई करके आप अपनी मानसिक प्रताड़ना और हर्जाना भी वसूल कर सकते। अनुजी अरोड़ा कहते हैं कि सर, 3 साल पहले चेक बाउंस हुआ था, मामला चूंकि रिश्तेदारी में था इसीलिए हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने भरोसा दिलाया हम राशि दे देंगे, हमने भरोसा किया और अब वो राशि नहीं दे रहे, क्या कर सकते हैं? देखिए, चेक बाउंस होते ही तुरंत लीगल नोटिस भेजना होता है, 138 की कार्रवाई तुरंत करनी होती है। यदि 3 साल तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो तो आप भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। यदि चेक बाउंस के कारण चेक अनादरण का समय निकल चुका था तो आप जो रिटर्न मेमो की तारीख है, चेक की तारीख है, उसके 3 साल के अंदर सिविल सूट फाइल करके भी पैसों की रिकवरी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि 3 साल गुजर चुके हैं तो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार आप सामने वाले व्यक्ति पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अजीत जी अग्निहोत्री पूछते हैं, सर, चेक बाउंस हो गया, नोटिस भेज दिया, लेकिन गलती से मेरे हाथ से चेक खो गया, तो क्या मैं केस फाइल कर सकता हूं? जी हाँ, आप केस जरूर फाइल कर सकते हैं। आप अपने चेक की जो फोटोकॉपी है उस फोटोकॉपी को आप द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने की एप्लीकेशन लगाते हुए कोर्ट से परमिशन लेकर आप अपना केस फाइल कर सकते हैं और बैंक के पास भी इसके रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। आप बैंक से भी रिकॉर्ड लेकर आप अपना केस फाइल कर सकते हैं इजीली। हमारे फेसबुक फॉलोअर अभिषेक जी शर्मा पूछते हैं, सर, क्या विल प्लेन पेपर पे बन जाएगी? जी हाँ, वसीयत प्लेन पेपर पर भी बनाई जा सकती है, नोटराइज भी करवाई जा सकती है और रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर उसको रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है। लेकिन विल के मैटर में विल, वसीयत एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद प्रभाव में आता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने उसको बनाया वो इस दुनिया में भी नहीं है, तो इस पर विवाद उठना लाजमी है। कई प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, तो ऐसी अवस्था में जहां तक विल, वसीयत बनाने का मैटर है तो वसीयत कभी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होकर उसको रजिस्टर्ड करवा के बनानी चाहिए, ताकि कम से कम कल के बाद कोई विवाद उठते हैं तो वह स्टेट। आशीष जी कुशवाहा पूछते हैं, क्या सर, पत्नी के नाम पर लोन है तो क्या पति के बैंक खाते पर निकासी से रोक लगाई जा सकती है? जी नहीं, किसी बैंक को, किसी अधिकारी को यह पावर नहीं है कि पत्नी के नाम पर लोन है और पति के बैंक खाते की निकासी पे रोक लगा दी जाए, चाहे पति उस लोन का गारंटर ही क्यों न हो। ऐसी अवस्था में भी पति के बैंक खाते से न तो अनाधिकृत रूप से राशि काटी जा सकती है, न ही उसके बैंक खाते की निकासी पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसी अवस्था में यदि गारंटर है तो केवल और केवल बैंक वसूली की कार्रवाई कर सकता है। अगर बैंक ने ऐसा किया है तो यह अनाधिकृत, गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।